Now, I would like to call on stage Dr. Anuradha Jain. She's the senior advisor at USAID to please be on the podium. Good afternoon, everyone, and thank you to the organizers for giving me this opportunity. Dignitaries on the dais of the dais. I represent an organization called USAID, which is United States Agency for International Development. It's an official arm of Government of United States that has been working in India for the last 70 odd years plus. And today, the topic that has been given to me is on urban health and innovations in urban health. एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस कमरे में कोई ऐसा है नहीं जिसे अर्बन हेल्थ के बारे में पता नहीं होगा। इसलिए अर्बन हेल्थ के चैलेंजेस बताने में शायद मुझे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बस सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि आंकड़े ऐसा कहते हैं कि 2030 तक 40% से ज़्यादा ये देश अर्बनाइज़्ड हो चुका होगा, अगर हम उसे मानें। और कुछ अनऑफिशियल आंकड़े कहते हैं कि इंडिया ऑलरेडी 60% अर्बनाइज्ड है। डिपेंड ये करता है कि आप अर्बन को देखना कैसा चाहते हैं। आप क्या शहरों को अर्बन मानते हैं या वो बड़े गाँव जो ऑलरेडी अपने कल्चर और सिविलाइजेशन को अर्बनाइज्ड वे में देखने लगे हैं, क्या आप उसको अर्बन मानते हैं? अगर आप उन आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो 60% डेफिनिटली अर्बन हो चुका है। नहीं तो ऑफिशियल सेंसस सिर्फ 40% 2030 तक हो जाएगी। यहाँ से आगे बढ़ते हुए कुछ मेजर इश्यूज जो अर्बन में हम लार्जली फेस करते हैं ओवरऑल एज एन इकोसिस्टम, वो ये है कि ये बहुत ही फ्रेगमेंटेड सिस्टम है जहाँ मल्टीपल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर वो स्ट्रक्चर है जिसकी बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर नहीं है। कहाँ दिल्ली खत्म होता है और कहाँ कोटपुतली शुरू होता है, कहाँ लखनऊ खत्म होता है और रायबरेली शुरू होता है। इसमें अब थोड़ा सा फासला कम होता जा रहा है। इसलिए इन इन मैप्स को रीऑर्गेनाइज करने का शायद टाइम है, म्युनिसिपल बाउंड्रीज के बारे में बात करने का टाइम है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हेल्थ स्ट्रक्चर जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो भी काफ़ी फ्रेगमेंटेड है क्योंकि यहाँ अर्बन स्ट्रक्चर्स ऑफ द हेल्थ बिल्कुल हायरार्कियल और सिस्टमैटिक नहीं है जितने रूरल में हो गए हैं। और उसके अपने रीजंस हैं, इन्वेस्टमेंट रूरल में ज़्यादा रहा, ध्यान रूरल में ज़्यादा रहा और इसलिए रूरल आज जहाँ है वहाँ है। एंड वी हैव टू एक्नॉलेज दैट इन्वेस्टमेंट दैट इज़ गॉन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक रूरल व्हाट इट इज़ टुडे। अर्बन में प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा हावी है और प्राइवेट सेक्टर की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप उसे निगेट नहीं कर सकते। एज यूएसएआईडी में हम लास्ट 24 ईयर्स से इंडिया में अर्बन पे काम कर रहे हैं। हमारी एक जर्नी रही है। हमने शुरू किया वाई अर्बन, व्हाट अर्बन, हाउ अर्बन, और आज हम उस हाउ अर्बन से हाउ इनोवेटिवली अर्बन पे आ चुके हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे बस का नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स उतने हैं नहीं। तो मैं आज आपको एक वो जर्नी सुनाने जा रही हूँ जो एक प्री कोविड जर्नी थी और एक पोस्ट कोविड जर्नी है। प्री कोविड जर्नी से आज तक जो चीज़ हम करते आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, क्योंकि हम नुमाइंदे हैं यूएस सरकार के, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि उनको सपोर्ट ही हम कर सकते हैं। वी डोंट रन पैरेलल सिस्टम्स इन गवर्नमेंट्स। So technical assistance is our bread and butter, which we definitely do, both in rural and in urban health system. However, we have that liberty and flexibility to do a lot of innovation along with the government systems, where governments agree with us कि ये innovation system में ज़रूरी है. These are largely implementation research type of innovation that we do. And the modus operandi that we follow is that we work as innovations, we try and scale it up if they are successful, and we take it to the level of technical assistance if they are further successful. Now, I would take you to the city of Mumbai. The city of Mumbai, what we observed is that जहाँ पर अराउंड 40% पॉपुलेशन स्लम्स में है और ये 40% पॉपुलेशन का भी ज़्यादा प्रतिशत माइग्रेंट लेबर्स है जो वहाँ आके रहता है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सिस्टम इसे कैप्चर नहीं कर पा रहा था। सो वी इन्वेस्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स ऑन म्यूचुअल्स। म्यूचुअल्स के बारे में एक सेंटेंस में ये बताना चाहूँगी कि म्यूचुअल वहाँ होता है जहाँ लोग अपनी हेल्थ पे अपने आप से खर्चा करते हैं, मगर बहुत लो कॉस्ट में खर्चा करते हैं और क्वालिटी सर्विसेज इंश्योर्ड होती हैं।
और डिसीजन मेकिंग लोग खुद करते हैं उसके बारे में। इसमें आईपीडी, ओपीडी सर्विसेज दोनों की फैसिलिटी होती है। तो हमने इसी तरह के एक कम्युनिटी म्यूचुअल में इन्वेस्टमेंट किया और हमें ये पता लगा कि ये म्यूचुअल्स में वो 50 रुपीज़ में उन्हें 1 महीने में 4 बार सर्विस, ओपीडी सर्विस और उसके साथ-साथ लो कॉस्ट ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक अवेलेबल करा रहे थे। एग्ज़िट इंटरव्यूज़ ने बताया कि लोग हैप्पी थे क्योंकि इससे पहले वो इनफॉर्मल प्रोवाइडर्स के पास जा रहे थे, जहाँ पर उनकी क्वालिटी कोई असरटेन नहीं कर सकता, पर एट लीस्ट यहाँ क्वालिटी असरटेन हो रही थी। एंड इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिन्हें हुआ जो कि बहुत क्रॉनिकली इल पेशेंट्स हैं, जैसे कि एनसीडी पेशेंट्स हैं और वो पेशेंट जिन्हें रेगुलर ट्रीटमेंट और देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ डोमिसिलरी केसेस जो होम रिडन केसेस थे, उनको इनका काफ़ी बेनिफिट हुआ। Over a period of time, what we have realized is that जो क्लेम्स लोग आईपीडी में करते हैं इन म्यूचुअल्स में, वो उनके काफ़ी कम होते हैं और लोगों को एक दूसरे के बारे में पता होता है कि कितने फॉल्स क्लेम्स हैं और कितने करेक्ट हैं, क्योंकि वो एक कम्युनिटी में रहते हैं, तो एक दूसरे के साथ धोखा करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज वर्क वेरी वेल एंड यहाँ पर जो इंश्योरेंस एजेंसी हैं, वो उनके ना बीमार होने से नहीं कमा पाती हैं, बल्कि जब बीमारी होती है, उस वक़्त उनको पैसा मुहैया कराने में काफ़ी मदद करते हैं। इसलिए लोग लो इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से काफ़ी खुश थे। पर यहीं हमें ऐसा भी पता लगा कि एक ऐसी प्रतिशत पॉपुलेशन है, जिसको हम मिडल 30% कहते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जाता है और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इतना ह्यूज होता है उनका कैटास्ट्रॉफी के टाइम कि वो बैंक से लोन लेते हैं और वो लोन अप टू 20 टू 25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको मिल रहे थे। और इस समय हमने रियलाइज़ किया कि ये लोन्स उनके लिए फ़ीज़िबल नहीं है, तो हमने 2 चीज़ों पे काम करना शुरू किया। एक हम कहते हैं मैटरनिटी वॉलेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैटास्ट्रॉफ़िक एक्सपेंडिचर आज भी इस देश में बच्चे पैदा करने के टाइम और उन बच्चों को ठीक रखने के टाइम हो रहा है। तो इस कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए जो मैटरनिटी वॉलेट की हमने शुरुआत किया, उसमें जैसे ही माँ को पता लगता था कि वो प्रेग्नेंट है, वो अपने पैसे बचाने शुरू करती थी। हमने माँओं से पूछा कि ये पैसे तो बैंक में रख सकते हैं, हमें देने की क्या ज़रूरत है? तो माँओं ने कहा, मैडम गूगल पे से आसानी से खर्चा भी होता है, आपके पास खर्चा नहीं होता है। सो हियर वी लर्न 2 थिंग्स, वन इज़ व्हेन फाइनेंशियल डिजिटल एक्सेस टू विमेन इज हेल्पिंग देम स्पेंड, वो उनकी एम्पावरमेंट कर रही है, वहीं वहाँ कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं और हेल्थ के लिए बचाने के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। एंड दिस डिजिटल द मैटरनिटी वॉलेट दैट वी आर वर्किंग, वी आर फर्दर रिफाइनिंग इट, क्योंकि ये मैटरनिटी वॉलेट जब चौथे महीने पे शुरू होता है तो इसका खासा यूज़ नहीं होता, क्योंकि जो अमाउंट जमा होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता। इसलिए इसको तब शुरू कर देना चाहिए जब महिला की शादी हुई है, क्योंकि हमारे देश में आज भी फर्टिलिटी प्रूफ करना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो शादी के बाद बहुत लंबा गैप नहीं होता बच्चा होने में, इसलिए वो उसी टाइम अगर शुरू हो तो उसकी मदद ज़्यादा होती है। जो इसके लिए इम्पोर्टेंट इनोवेशन हम ट्राई करने जा रहे हैं और हमने शुरू कर दिया है, वो है गेम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कपल खेलता है और रियलाइज़ करता है कि उनको कितना बचाना है, बोथ फॉर इन्वेस्टमेंट इन देयर आरएमएनसीएचए एंड फैमिली प्लानिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अदरवाइज़ इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम टू सस्टेन देयर फैमिली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये इनोवेशन कोई देखने के लिए इच्छुक है, तो ये मेघालय में हमने रूरल में इम्प्लीमेंट किया था, पर इसका यूज़ हमें अर्बन में इस पर्टिकुलर मैटरनिटी वॉलेट में दिखाई दिया है। इसके अलावा एक सोशल इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक लोनिंग की फैसिलिटी भी मैटरनिटी के साथ शुरू करने की कोशिश की है हमने, जिसमें उन लोगों को जिन्हें लोन की ज़रूरत है, उन्हें 8 टू 10% पे विदाउट एनी प्रीवियस लायबिलिटी उनको लोन दिया जाएगा। लेकिन इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन लोगों के क्रेडिट स्कोर्स और उन लोगों के गारंटर की ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि इतनी सरकारी स्कीमें हैं जहाँ माइक्रो इंश्योरेंसेस लोगों को दिए गए हैं और उनके क्रेडिट स्कोर्स बहुत बुरे हैं। और ऐसे केसेस में, और वो खास तौर पे विमेन के नाम पे लिए जाते हैं लोन्स, क्योंकि विमेन बहुत ईज़िली लोन्स एक्सेस कर सकती हैं। और यहाँ हमें पता लगा कि जो लोग क्रेडिट स्कोर्स में पुअर हैं,
उनके लिए एक ही रास्ता रह जाता है, वो है उनको पीएमजे के तहत फैसिलिटी दिलाना। लेकिन मोस्टली लोगों के पास पीएमजे कार्ड्स नहीं थे, जो क्योंकि ये माइग्रेंट लेबर्स आए हुए थे। उसके लिए फिर हमने एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्टैक्ट किया जिसका नाम हक दर्शक है, और जिनका मेजर काम है लोगों की सोशल एंटाइटलमेंट्स में उनकी मदद करना। दे हैव 135 गवर्नमेंट स्कीम्स which are in an app. They look at the eligibility and they support people in getting their documentation done. क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम माइग्रेंट और स्लम्स में उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, ना कि आप बना सरकारी स्कीमों की मदद लेना। सरकारी स्कीमें सबको एक्सेसिबल हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन बिना डॉक्यूमेंटेशन के नहीं होता है। So that's another innovation that we have. It's running in Indore. I was so happy to see the government official from MP sitting over here. So अगर कोई देखना चाहता है तो इंदौर में हक दर्शक का ये प्रोग्राम अभी भी चालू है और वो देख सकते हैं इसे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू ऐड ऑन, इसके अलावा एक और इनोवेशन जो हम कर रहे हैं वो है गिग वर्कर्स। गिग इकोनॉमी, ये इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, ओला ड्राइवर्स, उबर ड्राइवर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। इनके लिए हेल्थ एक्सेस करना और लो कॉस्ट इंश्योरेंस एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगेन इनका कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ इनके एम्प्लॉयर्स बियॉन्ड ईएसआईसी कैसे आके इस इंश्योरेंस को क्रिएट करा के इनकी मदद कर सकते हैं, और ये वो इंश्योरेंसेस हैं जो ये गिग वर्कर्स खुद से यूज़ करते हैं, और इनका एक नेटवर्क बनाया जाता है जहाँ ये लो कॉस्ट में जाके प्राइवेट और पब्लिक अस्पतालों में बोथ ओपीडी एंड आईपीडी सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक परचेजिंग के बारे में बात करना बहुत आसान है, लेकिन स्ट्रैटेजिक परचेजिंग के लिए एक्चुअली जो पैकेजेस बनते हैं उन्हें बनाना काफ़ी मुश्किल काम है। एक्चुअली देश की सबसे पहली बेस्ट स्ट्रैटेजिक परचेजिंग यूपी से शुरू हुई थी, जब हौसला साझेदारी का शुरुआत हुआ था यहाँ पे। सो वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ लेसन्स फ्रॉम हौसला साझेदारी ऑफ हाउ इट ऑपरेटेड। There are a lot of pillars that it had which were very well functional, and taking those pillars, we are trying to use it in the IPD services where we are working with the gig economy. ये कुछ मेजर इंटरवेंशंस जो थे जो बियॉन्ड गवर्नमेंट सेक्टर हम कर रहे हैं। इसके अलावा वी आर सपोर्टिंग अ लॉट ऑन द प्रोसेस इनोवेशंस ऑफ वर्किंग विद जन आरोग्य समितिज, एंड हाउ दिस रोल ऑफ अ हक दर्शक can be played by the mass members rather than bringing hak darshaks from outside, and they can help people get into their social entitlements. So reimagining mass is what we call it. Then we are also working on jazz. The urban jazz can't be the same as. So how do you have a community which is LGBTQI community and a urban health and wellness center which is situated near to it? What should be the equity and inclusion that you can talk of? There's several such examples that I can give you. Uh, Due to constraint of time, I would stop here. There's a presentation that I can share with the organizers. Whoever wants to have a look at it, please feel free. There are a lot of product innovation also that we are working. We work on a blending financing model, which actually looks at funding innovations, which are product innovation and process innovation, which are not proof of concept, but are still not in the market access, like a GE or a Philip buying it. So in the middle, the resource constraint that you have in innovation, we fund that, and it's a program called Samrid. We work a lot on climate change, and we have a platform called Such that we have started, which is for urban climate change, because climate change is no more history. It's a crisis of the present, and we all have to deal with it. So it's all there in the presentation. Happy to share and happy to answer your questions. Thank you. Thank you, Anuradha ma'am, for shedding light on the pre-COVID and post-COVID healthcare, also the initiatives being taken by USAID.